जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। हमने इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। तो जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, केवल रोगों से मुक्त होना। विकल्प बी, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। विकल्प सी, जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। विकल्प डी, केवल संतान उत्पन्न करने में सक्षम होना। तो इसमें जो विकल्प हमारा सी दिया गया है कि जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ये विकल्प सही है। विकल्प सी सही है क्योंकि WHO के अनुसार जनन एवं स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है कि स्वस्थ व्यक्ति उसे माना जाएगा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। तो विकल्प हमारा सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग है। अर्थात इसमें बताना है कि कौन सा रोग यौन क्रिया के माध्यम से फैलता है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए, टाइफाइड। बी विकल्प है हैजा। सी विकल्प है गोनोरिया और डी विकल्प है मलेरिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो यौन क्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इसमें से जो गोनोरिया रोग है, जिसे सुजाक रोग भी कहा जाता है, यह यौन क्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो विकल्प सी हमारा इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा रोग यौन संक्रमण नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रोग यौन क्रिया के माध्यम से नहीं फैलता। विकल्प दिए गए हैं। ए, सिफिलिस। बी विकल्प गोनोरिया। सी हेपेटाइटिस बी और डी विकल्प है टाइफाइड। तो इसमें से ए, बी, सी जो विकल्प हैं यह यौन संचालित रोग हैं, जबकि टाइफाइड जो हमें विकल्प डी, ये यौन क्रिया के माध्यम से नहीं फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो हमारा विकल्प डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि एड्स का कारक है, अर्थात एड्स रोग किस वायरस के कारण फैलता है। विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प HBV और HIV। सी विकल्प है HPV। डी विकल्प है HSV। तो हमारा इसमें बी विकल्प सही होगा। HIV वायरस जो होता है जिसके कारण मनुष्य में एड्स रोग फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो हमारा बी विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है, या जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है मृत्यु दर में वृद्धि। बी विकल्प है जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी। सी विकल्प है जन्म दर में कमी और डी विकल्प है प्रवास में कमी। तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। जब जन्म दर बढ़ जाएगी और मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, या किसी अल्पकाल में जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो बी विकल्प हमारा इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक का तरीका है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए कंडोम। बी कॉपर टी। सी अवधिक संयम और डी गर्भ निरोधक गोली। तो इसमें जो हमारा विकल्प सी होगा, ये हमारा एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का तरीका है अवधिक संयम। तो विकल्प सी हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न हमारा है 7वां कि दिया गया है आवधिक संयम विधि में दंपति को किस अवधि में संभोग से बचना चाहिए। विकल्प दिया गया है। ए मासिक चक्र के प्रारंभिक दिनों में। बी विकल्प है संभावित अंडोत्सर्ग के आसपास की अवधि में। सी विकल्प है केवल मासिक धर्म के अंतिम दिन में और डी विकल्प है पूरे महीने। तो इसमें हमारा बी विकल्प जो है ये सही होगा कि संभोग से बचना चाहिए संभावित अंडोत्सर्ग के आसपास की अवधि में।
तो अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंडोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। विकल्प दिए गए हैं। ए हार्मोनल विधि, बी अवरोधक विधि, सी शल्य विधि और डी प्राकृतिक विधि। तो जो कंडोम होता है यह होता है अवरोधक विधि। यह पुरुष के सीसन से निकलने वाले स्पर्म को गर्भाशय में जाने से रोक देता है। तो यह अवरोधक विधि का उदाहरण है। बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कंडोम का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि यह ऑप्शन दिए गए हैं। ए केवल गर्भधारण को रोकता है, बी केवल अंडोत्सर्ग को रोकता है, सी गर्भधारण के साथ कई एसटीआई से भी बचाता है और अगला विकल्प है डी वाला अस्थायी बांझपन उत्पन्न करता है। तो इसमें जो विकल्प सी होगा ये सही होगा, क्योंकि कंडोम गर्भधारण के साथ साथ यह एसटीआई अर्थात एसटीडी वाली यौन संचारित रोगों का भी बचाव करता है। तो विकल्प हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आईयूडी का पूरा नाम क्या है। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या है, तो इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है, ए वाला विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कॉपर युक्त आईयूडी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कॉपर टी, यहाँ सी यू का मतलब है कॉपर और टी यहाँ कॉपर टी लिखा है। अगला प्रश्न है सहेली। अगला प्रश्न ऑप्शन है डी माला डी और प्रोजेस्टेट, ये अगला जो है। तो इसमें जो कॉपर युक्त आईयूडी होता है विकल्प ए सही है, कॉपर टी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कॉपर युक्त आईयूडी किस प्रकार कार्य करता है। प्रश्न दिए विकल्प दिए गए हैं। शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके, बी विकल्प दिया गया है अंडाशय को हटाकर, सी है गर्भाशय को अस्थायी रूप से बंद करके और डी है शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाकर। तो इसमें जो विकल्प ए है सही है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हार्मोन्स छोड़ने वाला आईयूडी कौन सा है। तो इसमें का जो विकल्प हमारा सही होगा उस विकल्प सी जो होता है प्रोजेस्टेट, ये हमारा होगा हार्मोन्स छोड़ने वाला आईयूडी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मुख्यतः किसे रोकती हैं। विकल्प दिए गए हैं। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास, बी अंडोत्सर्ग, सी शुक्राणु के निर्माण को अस्थायी रूप से और डी है मासिक धर्म को हमेशा के लिए। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनको ग्रहण करने के पश्चात यह अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देती हैं, अर्थात इसमें बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, या पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी। तो बी विकल्प हमारा इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं में या वैसेक्टोमी में किसे काटकर बांधकर शुक्राणुओं के मार्ग को रोका जाता है। प्रश्न है कि पुरुषों में नसबंदी को क्या काट करके बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणुओं का मार्ग रुक जाता है। विकल्प दिए गए हैं मूत्रवाहिनी, बी विकल्प है शुक्रवाहिनी, सी विकल्प है मूत्र मार्ग और डी विकल्प है अंडवाहिनी। तो इसमें जो होता है पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, अर्थात इसमें बी विकल्प हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि ट्यूबेक्टोमी में किसे काटकर बांध दिया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। विकल्प हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है एमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
तो हमारा विकल्प ए सही है। एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एमटीपी को सामान्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है। एमटीपी का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न है, विकल्प हमारा दिया गया है अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए, बी है अंडोत्सर्ग बढ़ाने के लिए, सी विकल्प है शुक्राणु उत्पादन बढ़ाने के लिए, डी विकल्प है एसटीआई के उपचार के लिए। इसमें जो हमारा सही विकल्प है अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए किया जाता है एमटीपी का प्रयोग, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि एमनियोसेंटेसिस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। विकल्प है भ्रूण में आनुवांशिक विकार की पहचान करने के लिए, बी विकल्प है गर्भ धारण को रोकने के लिए, सी विकल्प है शुक्राणु निर्माण बढ़ाने के लिए, और डी है मासिक धर्म रोकने के लिए। तो एमनियोसेंटेसिस का जो उपयोग होता है यह भ्रूण में आनुवांशिक विकारों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा जो विकल्प ए होगा वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा विकल्प है जनसंख्या में कमी, बी है भ्रूण हत्या को रोकना, और सी है गर्भधारण बढ़ाना, और एसटीआई को रोकना। एमनियोसेंटेसिस जिसे हिंदी में उल्ब भेदन कहा जाता है, इस प्रक्रिया में जो बच्चा गर्भ में होता है उसके उसके आनुवांशिक विकारों को पता लगाने के लिए उसकी चेकअप कराया जाता है। तो उस चेकअप के दौरान उसका लिंग भी पता चल जाता है। जब लिंग पता चल जाता था तो अगर गर्भ में कन्याएं होती थीं तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसी के कारण भारत सरकार ने इस एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया पर बैन लगा दिया, क्योंकि इससे कन्याओं की हत्या हो जाती थी, जनसंख्या का जो वितरण है वो बिगड़ रहा था। ठीक, तो हमारा जो इसमें विकल्प होगा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि बांझपन या इनफर्टिलिटी का अर्थ क्या होता है। तो बांझपन का अर्थ क्या होता है, विकल्प दिए गए हैं हमेशा संतान उत्पन्न करने की इच्छा न होना, बी विकल्प है उचित समय तक प्रयास के बावजूद संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होना, सी विकल्प है केवल पुरुषों में समस्या होना, और डी है केवल महिलाओं में समस्या होना। इनफर्टिलिटी जो होती है यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा कि उचित समय तक प्रयास करने के बावजूद भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होना, तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न हमारा है IVF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे हिंदी में अंतःपात्र निषेचन कहते हैं, और विकल्प हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो विकल्प ए है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही सही है इसका फुल फॉर्म। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। IVF तक इसमें हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि IVF तकनीक में निषेचन कहाँ कराया जाता है। विकल्प है गर्भाशय में, बी शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, सी अंडाशय में, और डी योनि में। तो IVF तकनीक में जो निषेचन होता है वह शरीर के बाहर प्रयोगशाला में लैब में कराया जाता है। तो हमारा इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 26वां है कि IVF से द्वारा प्राप्त भ्रूण को सामान्यतः कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित करने के पश्चात उसे कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं ए गर्भाशय में, बी मूत्राशय में, सी अंडाशय में, और एक कृत में। तो जो हमारा इसमें सही विकल्प होगा ए गर्भाशय में। अगर गर्भाशय के अलावा अगर विकल्प यहाँ पर गर्भाशय न होकर अंडवाहिनी होता तो वहाँ पर भी इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है सी जो दिया गया है विकल्प जो हमारा प्रश्न है ZIFT में किसका स्थानांतरण किया जाता है। तो ZIFT में किसका स्थानांतरण किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं शुक्राणुओं का, बी है युग्मनज प्रारंभिक भ्रूण का, सी केवल अंडाणु का, डी केवल हार्मोन्स का। तो ZIFT में युग्मनज का स्थानांतरण किया जाता है और भी प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में। तो बी विकल्प इसमें हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि
GIFT का पूरा नाम क्या है? तो GIFT का पूर्ण नाम है जो विकल्प ए है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो विकल्प ए इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि ICSI तकनीक में क्या होता है? तो ICS तकनीक में क्या किया जाता है? विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है कि एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रविष्ट कराया जाता है। बी विकल्प है भ्रूण को गर्भाशय से बाहर विकसित किया जाता है। सी विकल्प है अंडाणु को नष्ट किया जाता है और डी विकल्प है गर्भाशय को हटाया जाता है। तो इसमें जो हमारा ए विकल्प है ये सही है कि ICSI तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये विकल्प इसमें सही है। अगला तीसवां और अंतिम प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न ए है सभी STI पूरी तरह असाध्य है। असाध्य मतलब होता है जिसका कोई इलाज न हो। तो इसका STI का मतलब है यौन संचारित रोग। बी विकल्प है STI का उपचार संभव नहीं है। और सी है कुछ STI का समय पर निदान और उपचार किया जा सकता है। और डी विकल्प है STI केवल महिलाओं में होता है। तो इसमें जो सी विकल्प है वो सही है कि कुछ STI अर्थात यौन संचारित रोगों का समय पर निदान और उपचार किया जा सकता है। तो ये हमारे रहे 30 MCQ प्रश्न। दोस्तों ये 30 MCQ प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।